नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस एकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी का आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे। लास्ट में हमने इंसोलेशन सूर्यताप के बारे में आपको बताया था। उससे पहले भी काफ़ी सारे टॉपिक्स लगभग हो चुके हैं ज्योग्राफी में। तो आज बात करेंगे वायुदाब एवं वायुदाब पेटियां। वायुदाब एवं वायुदाब पेटियां। तो इसमें क्या आपको जानना है? सबसे पहली चीज जो वायु होती है, ये अनेक प्रकार की गैसों का एक मिश्रण है। यह एक प्रकार की भौतिक वस्तु है और इसका अपना स्वयं का भार होता है। क्या होता है? भार होता है। तो जब इसका वेट है, भार है, तो इसको नापा भी जाता होगा कितना भार है। तो इसके वायु दाब के या वायु के भार को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? पहली इंपॉर्टेंट चीज, बैरोमीटर। बैरोमीटर के नामक यंत्र से वायु दाब को मापा जाता है। इसे के वायु दाब की इकाई क्या होती है? इसकी इकाई इंच, सेंटीमीटर तथा मिलीबार होती है। क्या क्या होती है इसे नापने की इकाई? लिखते चलिए, इंच, सेंटीमीटर तथा मिलीबार ठीक। अब आगे बात करते हैं। सागर तल, जो सागर का जो होती है ऊपरी, सागर का तली जो होती है, सागर के तल या धरातल या पृथ्वी के तल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई यानी 1 वर्ग इंच या गज पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही क्या कहते हैं? वायु दाब। दोबारा बोल रहा हूं, फिर समझो और लिखो इसे। सागर तल या धरातल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई यानी 1 वर्ग इंच या गज पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब कहा जाता है। ठीक है। जो हमारे धरातल पर जो वायुमंडल है, इसकी सारी परतों का जो दबाव पड़ रहा है धरातल पर, इसे क्या कहते हैं आप? वायुदाब। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सागर तल पर वायुदाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। महत्वपूर्ण है, याद रखना होगा। सागर तल पर वायुदाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ऊंचाई के साथ वायुदाब में कमी आती है। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, दबाव कम होता जाएगा। तो इसका रेशियो क्या है? तो याद रखिए, लिख भी लीजिए कि ऊंचाई के साथ वायुदाब में प्रत्येक 600 फीट पर 3.4 MB मिलीबार 3.4 मिलीबार की कमी आती है। यहां तक क्लियर? ये आपका बेस फाउंडेशन चल रहा है, बेस का, चीजों को आगे की समझने के लिए। वायुदाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है। वायुदाब और तापमान, इनमें क्या है? उल्टा संबंध है। अर्थात तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, और वायुदाब अधिक होगा तो तापमान कम होगा। ठीक है। एक अधिक होगा, दूसरा कम होगा।
ठीक है, इसलिए कहा भी जाता है कि जब थर्मामीटर ऊंचा होता है तो बैरोमीटर नीचा होता है, और बैरोमीटर नीचा होता है तो थर्मामीटर ऊंचा होता है। ठीक है, दूसरी, यहां तक क्लियर, लिख लिया। अगली महत्वपूर्ण चीज एक और, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की गोलाई सबसे ज्यादा है, तो उसकी घूर्णन गति के कार सर्वाधिक होती है कहाँ? विषुवत रेखा पर पोल पर घूर्णन गति क्या हो जाती है? शून्य। तो विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण अपकेंद्रीय बल, बाहर की तरफ फेंकने वाला बल अधिक होता है, परिणाम स्वरूप यहां वायुदाब सबसे कम होता है। ठीक है, लिख लीजिए, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति सर्वाधिक होती है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति सर्वाधिक होती है, जिस कारण अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायुदाब सबसे कम होता है। ठीक, अब बात करते हैं वायुदाब पेटियों की। किसकी? वायुदाब पेटियों की। ये क्या है? इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, ये भी बनाते चलिएगा साथ साथ। तो इसमें सबसे पहले जो हेडिंग बनाइए वो बनाइए भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। बना ली? लिख लेंगे? लिखें, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ये हेडिंग बनाइए। ठीक है, तो इसमें क्या जानना है आपको? सबसे पहले, यह पेटी कहाँ स्थित है? यह पेटी स्थित है इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पर। कहाँ कहाँ? इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। यहां आपको बता चुके हैं कि वर्ष भर सूर्य की लंबवत चमकने के कारण यहां हमेशा उच्च तापमान मिलता है। क्या मिलता है? उच्च तापमान मिलता है। यहाँ सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं इस पर, विषुवत रेखा पर दिनों रात की लंबाई बराबर होती है, सब बता चुके हैं आपको। तो जब यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं पृथ्वी के इस हिस्से में, तो क्या होती है? यहाँ की हवा गर्म होती है, गर्म होकर क्या होगी? ऊपर उठ जाएगी। गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। समझने के लिए इमेजिन कीजिए ग्लोब को, इमेजिन कीजिए ग्लोब को इस प्रकार से। ये क्या है? पूरी घूमती हुई भूमध्य रेखा। यहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ी, हवा क्या हुआ? हवा ऊपर उठ गई। तो ये वाली जो नीचे की हवा है वो इस स्थान को भरने के लिए आगे बढ़ती है, दोनों तरफ से ये बढ़ेगी आगे ऊपर आने के लिए। लेकिन इसे क्या है? ऊंचाई पर आना पड़ेगा ना। जब तक ये ऊंचाई पर आए तब तक की जो ऊपर की हवा है वो नीचे इस जगह बैठना शुरू कर देती है। समझ में आया कि यहाँ वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणें चमकने के कारण हमेशा उच्च तापमान पाया जाता है। यहाँ की गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, हवा गर्म होकर, और आसपास की आर्द्र हवा आने से पहले ही क्या होता है? जो ऊपर की हवा है घनीभूत, वो हवा नीचे उतर आती है और इस जगह बारिश शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? बारिश शुरू हो जाती है। यह क्षेत्र, क्योंकि इसमें लंबवत हवाएं चलती हैं ऊपर से नीचे, तिरछी नहीं चलती, तो ये क्षेत्र क्या है? ज्यादातर शांत रहता है। और इस क्षेत्र को इसलिए शांत पट्टी या डोल्ड्रम, इस क्षेत्र को इसलिए शांत पट्टी
या डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। यहां क्या होती है, संवहन की एक धारा बनती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर से नीचे। तो इस संवहनी धारा के कारण दोपहर के बाद यहां तेज बिजली चमकती है और वर्षा होती है। क्या होता है इस क्षेत्र में, तेज बिजली बिजली चमकती है और काफी वर्षा होती है इस क्षेत्र में, शांत पट्टी पर। ये क्लियर हुआ कुछ? इमेजिन करना पड़ेगा ग्लोब या पानी की बोतलों से हवा दूर गई, नीचे की हवा को ऊपर आने में टाइम लगा, ऊपर की हवा उससे पहले वहां पहुंच गई और बारिश का क्रम चालू हो गया, संवहन की धारा बन गई, ठीक है ना, और चमक के साथ बारिश होने लगी। क्लियर? चलिए अब ब्रैकेट बना लीजिएगा, उस ब्रैकेट में एक हेडिंग डालिएगा, व्यापारिक हवाएं। हम नहीं चाहता कि सीक्वेंस आपका टूटे। एक इस प्रकार से ब्रैकेट बना लीजिए, इसमें हेडिंग डाल दीजिए व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड्स। ये क्या होती है? ट्रेड विंड्स। इनका क्षेत्र देखिए, सबसे पहले 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 5 से 30 डिग्री, ऐसे लिखिए, 5 से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य हवाओं की दिशा क्षैतिज होती है। कैसी होती है? क्षैतिज, लगभग इस तरह से। कोरियोलिस इफेक्ट वगैरह आगे पढ़ेंगे तो और मालूम पड़ेंगी चीजें आपको। लगभग कैसी होती है? क्षैतिज, इस तरह से। ऐसी होती है। ठीक, होती क्यों है कि ये हवा भले विषुवत रेखा पर नहीं पहुंच पाई, ऊपर की हवा नीचे उतर आई, लेकिन इस जगह को भरने के लिए हवा गई तो थी। उस स्थान को, विषुवत रेखा के स्थान को भरने के लिए ये हवा गई तो थी, यहां तक पहुंची नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी दिशा क्या हो गई? विषुवत रेखा की ओर। ये समझ में आया? तो लिख भी लीजिए इसे। 5 से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के मध्य हवाओं की दशा क्षैतिज होती है, जबकि शांत पट्टी पर यह ऊर्ध्वाधर होती है, ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर होती है। वस्तुतः 5 डिग्री अक्षांश पर जब, वस्तुतः 5 डिग्री अक्षांश पर जब सूर्य की किरणों के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और विषुवत रेखा से दूर जाती है, तो निचला स्तर इस स्थान को भरने के लिए दौड़ता है। तो निचला स्तर इस स्थान को भरने के लिए दौड़ता है। इस प्रकार 5 डिग्री से 30 डिग्री, इसलिए प्रकार 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच हवाओं के 2 स्तर बन जाते हैं। पहला स्तर भूमध्य रेखा से दूर जाता है और निचला स्तर भूमध्य रेखा की ओर चलता है। तो ये जो हवाएं जा रही हैं भूमध्य रेखा की ओर, इन हवाओं का प्रयोग प्राचीन काल में व्यापारी नाव चलाने के लिए करते थे। किस लिए करते थे? नाव चलाने के लिए करते थे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इन क्षैतिज हवाओं को व्यापारिक हवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन क्षैतिज हवाओं को व्यापारिक हवा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए, ठीक है। समझ में आया आपको?
तो बात करते हैं अब दूसरी पेटी। इस ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिए। ये हो गई आपकी ट्रेड विंड, व्यापारिक हवा। ठीक है। अब दूसरी जो पेटी है प्रभु, उस पेटी का नाम है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। क्या नाम है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसमें क्या है? सबसे पहले इसकी रेंज क्या है? तो इसकी रेंज आप लेके चलेंगे कितनी? 30 से 35, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 30 to 35 नॉर्थ और 35 साउथ। इसके बीच में कौन सी पेटी पाई जाती है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो है क्या इसमें? 30 से 35 डिग्री लिख लीजिए, हाँ लिख भी लीजिए साथ साथ। 30 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य यह पेटी अवस्थित है। इस क्षेत्र में पुनः शांत क्षेत्र बनता है। लिख लीजिए, फिर बताते हैं आपको। इस क्षेत्र में पुनः शांत क्षेत्र बनता है, किंतु यह शांत पट्टी से भिन्न है। किंतु यह शांत पट्टी से भिन्न है। इस क्षेत्र में 30 डिग्री से हवाएं व्यापारिक हवाओं के रूप में चलती हैं। इस क्षेत्र में 30 डिग्री से हवाएं व्यापारिक हवाओं के रूप में चलती हैं तथा 40 डिग्री की हवाएं दहाड़ती चालीसा से खिंच जाती हैं। तथा 40 डिग्री की हवाएं दहाड़ती चालीसा से खिंच जाती हैं। इस स्थान को भरने के लिए ऊपर से हवा नीचे की ओर उतरती है, किंतु यह शुष्क होती है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की ओर से आ रही होती है। इसलिए इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती। तो क्या है इसमें? ये देख रहे हैं 30 डिग्री से हवाएं खिंच गई, यहां की हवाएं नीचे या ऊपर निकल गई दहाड़ती चालीसा। ये भी एक प्रकार की हवा है, अभी और बताएंगे इसके बारे में। यहां से हवाएं क्या है? 40 दहाड़ती चालीसा से यह तेज हवा चलती है इधर, तो वो यहाँ की हवाएं इधर निकल गई और ऊपर निकल गई। यहाँ क्या है? शांत क्षेत्र। जो भूमध्य रेखा से हवा उठी वो यहाँ बैठना शुरू हो गई। ये क्या है? शुष्क हवाएं, इसलिए बरसात नहीं करेगी। तो क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में इसी क्षेत्र में सारे रेगिस्तान हैं। लिख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में इसी क्षेत्र में सारे रेगिस्तान हैं, इसलिए इसे रेगिस्तानी अक्षांश भी कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में इस भाग में समुद्र बिल्कुल शांत होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस अक्षांश पर समुद्र क्या होता है? बिल्कुल शांत होता है। तो प्राचीन काल में व्यापारी इस क्षेत्र में अपने घोड़े समुद्र में फेंक देते थे ताकि नावों को चलाया जा सके। तो प्राचीन काल में व्यापारी अपने घोड़े इस क्षेत्र में फेंक देते थे ताकि नावों को चलाया जा सके। इसलिए इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हमारी तरफ से। ठीक है। आगे एक और ब्रैकेट बना लीजिए और इसमें छोटा सा एक हेडिंग बनाइए, 40 डिग्री से 60 डिग्री, 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश। 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश। देखिए, जब आप नक्शा देखेंगे तो मैप में जितनी स्थल आकृतियां हैं, जो महाद्वीप हैं, जो महाद्वीपों के शेल्फ हैं, जो उनकी कटाव हैं, ज्यादातर भूमि से या
पत्थर, भूमि, स्थलाकृतियां, ये सब उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में ना के बराबर है। तो होता क्या है, लिख भी लीजिए, इन स्थलाकृतियों के उत्तरी अक्षांश में, उत्तर ऐसे लिखिए, उत्तरी अक्षांशों में स्थल आकृतियों के अवरोध के कारण, स्थल आकृतियों के अवरोध के कारण हवाओं की गति सीमित होती है, हवाओं की गति सीमित होती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में स्थल आकृतियां ना होने के कारण इन अक्षांशों के मध्य, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल आकृतियां ना होने के कारण इन अक्षांशों के मध्य हवाओं की गति 250 किलोमीटर से 450 किलोमीटर प्रति घंटे तक पाई जाती है। 250 किलोमीटर से 450 किलोमीटर प्रति घंटे तक पाई जाती है। इन हवाओं को दहाड़ती चालीसा, इन हवाओं को दहाड़ती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखती साठा, इन नामों से जाना जाता है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इन नामों से जाना जाता है। तो ये आपको कुछ समझ में आया? भाई उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थलाकृतियां जाता है। जब हवा चलती है तो इनका अवरोध का सामना करना पड़ता है, हवा की स्पीड नहीं बढ़ पाती। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, स्थलाकृतियां लिमिटेड हैं, कम है, इसलिए हवा की गति बहुत अधिक होती है। जैसा आपको बताया 250 से 450 घंटे। तो 40 डिग्री अक्षांश पे इन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको बताया है सारा। दहाड़ती चालीसा, 50 डिग्री पे प्रचंड पचासा, 60 डिग्री पे चीखती साठा। तो ये हवाओं के नाम है जिनकी गति अत्यधिक होती है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं? ठीक है, इसके बाद इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। तीसरी पेटी के बारे में आपको बताते हैं। इसका हेडिंग बनाइए, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। इसके बारे में क्या है, यह पेटी, इसमें लिख भी लीजिए, यह पेटी दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। यह पेटी दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इन अक्षांशों से वायु स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण यहां निम्न वायुदाब पाया जाता है। घूर्णन के कारण वायु क्या है, अलग दिशाओं में विक्षेपित हो जाती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इन अक्षांशों से वायु स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण यहां निम्न वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, चौथी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, लास्ट है आज की। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, यह क्या है, ध्रुवों पर तथा समीप के क्षेत्रों में यह पाई जाती है, 65 डिग्री से ऊपर। इस पे केवल एक लाइन लिख के छोड़ दीजिए कि ध्रुवों पर तथा समीप के क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड के कारण या अत्यधिक शीत के कारण वायुदाब ऊंचा पाया जाता है। वायुदाब ऊंचा पाया जाता है। तो इसमें आपको, इस टॉपिक के अंदर आपको इतना ही पढ़ना है। इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज रखिए। कोई क्वेरीज हो तो हमें बताइए। आज के लिए आप सबका धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी।